गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकेंड चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है परागकण की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। तो बच्चों, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, परागकोश, उसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो कि द्विगुणित होती हैं। उनमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है और यही माइक्रोस्पोर्स परिवर्तित होते हैं पराग कणों में। ठीक है, ये पूरी लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया थी है हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो परागकण बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स जो बन रहे हैं, इनकी संरचना कैसी है और कैसे माइक्रोस्पोर्स परागकण में कन्वर्ट होते हैं। देखो बच्चों, ये पराग माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर जो कि अगुणित है, जो कि बना है कहाँ? परागकोश के अंदर। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इस माइक्रोस्पोर यानी कि जो कि आगे परागकण में परिवर्तित होगा, इसका निर्माण हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन होगा, इसका साइटोप्लाज्म में वृद्धि करेगा और इसमें एक अन्य विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक विभाजन इस माइक्रोस्पोर के अंदर होता है जिसके द्वारा इसके अंदर दो कोशिकाएं बनती हैं। पहली कोशिका कहलाती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है थोड़ा बड़ी होती है आकार में और जनरेटिव सेल जो होती है इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इन दोनों में ये माइक्रोस्पोर के अंदर ये दोनों कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब ये जो है इसको हम कहते हैं परागकण। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये एक परागकण की विस्तृत संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है। कोई भी परागकण जो होता है वो दो लेयर्स, उसमें बाहर दो लेयर्स से कवर्ड रहता है। जो आउटर लेयर होती है, बाह्य लेयर जो होती है, वो एक्जीन कहलाती है और जो इसकी आंतरिक स्तर जो होता है, आंतरिक लेयर जो होती है परागकण की, ये इंटीन कहलाती है। डबल लेयर्ड होता है कोई भी परागकण। ठीक है, ये जो एक्जीन वाली लेयर है, ये एक्जीन लेयर बनी होती है एक स्पेशल मटेरियल से जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम के एक स्पेशल मटेरियल से ये एक्जीन बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। कई सारे जो है परागकणों के फॉसिल्स भी पाए गए हैं, जीवाश्म भी पाए गए हैं। जीवाश्म रूप में भी परागकणों की उपस्थिति पाई गई है। तो उन जीवाश्म परागकणों में क्या पाया गया? स्पोरोपोलेनिन। तो लगाओ कितना हार्ड मटेरियल ये होगा, कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल ये स्पोरोपोलेनिन रहा होगा, जो कि अधिक ताप, दाब, नमी, इन सब चीज़ों से इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और जीवाश्म रूप में इसने परागकण को सुरक्षित रखा। तो एक्जीन जो है वो बाह्य लेयर है जो कि स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है और जो है इंटीन वो आंतरिक स्तर है। कहीं कहीं पे बच्चों क्या होता है, जो एक्जीन होती है वो बहुत पतली हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है। उस स्थान को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। जर्म पोर्स बोलते हैं जहाँ पे एक्जीन थोड़ी सी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। और यहाँ पर से क्या होता है, जब परागकण अंकुरित होता है तो यहाँ से पराग नली का निर्माण होता है, पराग नली निकलती है। मैं दूसरे डायग्राम में आपको बताऊँगी। पराग नली, निषेचन के समय परागकण अंकुरित होकर के परागनली का निर्माण करता है और वो परागनली कहाँ से अंकुरित होती है? जहाँ पे ये जर्म पोर्स होते हैं, वहाँ से। जर्म पोर कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे एक्जीन थोड़ा सा थिन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो बड़ा केंद्रक एक यहाँ पे बना हुआ है, ये कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल का है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसे हम कहते हैं। जो छोटी कोशिका होती है उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा होता है, इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व रहता है, कई ज़्यादा मात्रा में भोजन रहता है और अनियमित आकार का इसका एक केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस कोशिका में कोई सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती, खाली एक मामूली सी झिल्ली होती है। ठीक है, ये कायिक कोशिका और ये जनरेटिव कोशिका है, इनके मध्य में कभी कभी कैलोस की एक लेयर पाई जाती है जो कि इन दोनों को सेपरेट आउट करती है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये हमारा एक परागकण है जो कि पूर्ण रूप से विकसित है और इसी अवस्था में बच्चों परागकण जो है परागण प्रक्रिया के माध्यम से उड़ने के लिए तैयार है। परागण के माध्यम से इसी अवस्था में ये परागकण पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक जाएगा। बाकी का जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पे होगा बच्चों?
वो होगा स्त्री केसर के स्टिग्मा वाले पार्ट में, जिसको मैं आपको आगे डायग्राम में बताती हूँ। ये देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सूक्ष्म परागकण है। ये परागकण है जो मैंने आपको बताया था, आंतरिक स्तर इंटीन है, बाहरी एक्जीन है और इसके अंदर का कोशिका द्रव्य है। अब इसमें विभाजन के पश्चात आप देखो यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसे हमने कहा था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस। दो सेल्स बन जाती हैं, पहली कायिक कोशिका या वेजिटेटिव कोशिका या जिसको ट्यूब कोशिका हम कहते हैं, और दूसरा वाला जो कोशिका, दूसरी कोशिका जो होती है वो कहलाती है जनरेटिव सेल। ठीक है, ये जो ट्यूब कोशिका जिसे कायिक कोशिका, वेजिटेटिव कोशिका जिसे हम ट्यूब कोशिका भी कह रहे हैं, इसको क्यों हम ट्यूब कोशिका कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये जब परागकण अंकुरित होगा, इस अवस्था में परागकण अंकुरित हो जाएगा हमारा, परागित हो जाएगा, यानी कि यहाँ से परागण के पश्चात स्त्री केसर में पहुँच जाएगा। ठीक है, बाकी के जो चेंजेस हो रहे हैं वो होंगे स्त्री केसर के स्टिग्मा में। वहाँ पे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं, जिनके प्रभाव से ये जो ट्यूब केंद्रक है, ये जो वेजिटेटिव कोशिका का ट्यूब केंद्रक है, ये एक नली का निर्माण करेगा। देखो यहाँ पर बच्चों बन रही है। जो वेजिटेटिव कोशिका थी वो जर्म पोर से, जर्म पोर मैंने आपको बताया था कई सारे छिद्र होते हैं परागकण में, तो उस परागकण के जर्म पोर से जो वेजिटेटिव कोशिका है को नलीनुमा संरचना बना करके बाहर निकलेगी, जिसे हम परागनली कहते हैं। ठीक है, परागनली। इसमें दोनों केंद्रक आ जाते हैं। पहला तो वो अपनी वेजिटेटिव कोशिका का केंद्रक जिसे हम ट्यूब केंद्रक भी कह रहे हैं, और दूसरा जनरेटिव सेल का केंद्रक। ये दोनों केंद्रक कहाँ आ जा रहे हैं? इस ट्यूब में आ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ट्यूब केंद्रक धीरे धीरे बाद में रिड्यूस हो जाएगा, और जो जनरेटिव सेल के केंद्रक है, जनरेटिव सेल का जो केंद्रक है, ये केंद्रक क्या होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और यही दो जो केंद्रक हैं ये नर गैमीट कहलाते हैं, मेल गैमीट या नर गैमीट ये कहलाते हैं, नर गैमीट कहलाते हैं। ठीक, अच्छा बच्चों, ये जो बना था परागकण ये एन है, हैप्लॉइड है एन। ठीक है, इसका जो मेन केंद्रक, एक ही केंद्रक पहले था, ये एन था। ठीक, उसके बाद इसमें समसूत्री विभाजन से ही दो केंद्रक बने थे, ये भी एन है, ये भी एन है। एन मतलब अगुणित है, हैप्लॉइड है। ठीक, उसके पश्चात ये जो ट्यूब केंद्रक था, ये तो ट्यूब कोशिका में आ जा रहा है और परागनली में आ जा रहा है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये भी एन है, हैप्लॉइड है, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर केंद्रकों में विभाजित हो रहा है। दो मेल गैमीट यहाँ पे बन रहे हैं। अब दो मेल गैमीट्स क्यों बन रहे हैं, इसकी उपयोगिता मैं आपको आगे बताऊंगी, जो कि हेल्पफुल होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन, जो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो बच्चों देखो, ये परागकण अंकुरण की प्रक्रिया हुई कहाँ पे? स्त्री केसर के स्टिग्मा में, जहाँ पे कि परागनली अंकुरित होकर के, कहाँ से अंकुरित होकर निकली? जर्म पोर से। परागकण में कई सारे जर्म पोर होते हैं, उनसे परागनली अंकुरित होकर के निकली और वहाँ पर बने दो मेल गैमीट्स। ठीक है बच्चों, एक बात और, परागकणों के अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसे पैलाइनोलॉजी बोलते हैं। पैलाइनोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग अबाउट पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान वाली है, आप ध्यान रखिएगा, आगे के लिए आपके कंपटीशन के काम आएगी। परागकण अगर एक जर्म पोर उपस्थित है तो उसको मोनोकॉल्पेट बोलते हैं। मोनोकॉल्पेट परागकण, दो हैं तो बाइकॉल्पेट, तीन है तो ट्राइकॉल्पेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर्स ऑफ जर्म पोर्स pollen grains may be monocolpate, bicolpate, tricolpate and so on.